इकोनॉमी, जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सभी वो टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम रोज़ सुनते हैं और रोज़ पढ़ते हैं। बस सवाल नहीं करते। हम सवाल नहीं करते कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि देश में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, आखिर ऐसा क्यों है कि देश की इकोनॉमी की सिचुएशन अच्छी नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल जो हर एक बच्चे के दिमाग में आना चाहिए कि आखिर पूरे देश की इकोनॉमी कैलकुलेट कैसे होती है। तो आज इस वीडियो के थ्रू हम इन्हीं सभी सवालों के जवाब को ढूंढेंगे और कवर करेंगे हमारे चैप्टर सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी फॉर क्लास 10 इकोनॉमिक्स को। एक देश के अंदर जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब वो सभी काम जिनसे देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन जा रहा है, जिनसे हमें थोड़ा बहुत पैसा मिल रहा है, चाहे वो छोटे से छोटा काम हो या बड़े से बड़ा काम हो, उन सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम तीन पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। और ये जो तीनों सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, टर्सरी सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर, हम कहते हैं कि ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये होता है कि अगर एक का घाटा होगा तो बाकी सबका भी घाटा होगा, एक का प्रॉफिट होगा तो बाकी सबका भी प्रॉफिट होगा, अगर एक नहीं रहेगा तो बाकी सब भी नहीं रहेंगे, और एक रहेगा तो बाकी सब भी रहेंगे। ठीक है, और इसको हम जस्टिफाई करेंगे आगे जैसे जैसे पढ़ते चले जाएंगे। तो अभी हम पढ़ते हैं कि प्राइमरी सेक्टर होता क्या है। आपने कई सारी ऐसी एक्टिविटीज़ देखी होंगी जहाँ पर हम चीज़ों को प्राप्त करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज से। जैसे हमने लकड़ी को प्राप्त किया पेड़ से, पेड़ क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है। जैसे हमने दूध को प्राप्त किया एक एनिमल से, एक एनिमल क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स की कैटेगरी में आ जाता है। हमने कॉटन, रुई को प्राप्त किया किससे, एक प्लांट से, प्लांट क्या है, नेचुरल रिसोर्स है। तो इन सभी चीज़ों में हम क्या कर रहे हैं, गुड्स को ऑब्टेन कर रहे हैं, कहाँ से, नेचुरल रिसोर्स से। तो जितनी भी एक्टिविटीज़ जिनमें हम गुड्स को ऑब्टेन करते हैं नेचुरल रिसोर्स से, वो सभी एक्टिविटीज़ प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। चाहे वो कोई भी एक्टिविटी हो, कुछ भी हो, अगर उसमें हमने नेचुरल रिसोर्स से कोई चीज़ ऑब्टेन की है तो वो हमारी क्या हो जाती है, वो हमारी एक्टिविटी प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी कहलाती है। इसकी हम बुक की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। When we produce a goods by exploiting natural resources, it is an activity of primary sector। ये डेफिनेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे टाइम पे पेपर में आई थी, इसमें सेम डेफिनेशन इन्होंने दी थी और फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ा था प्राइमरी सेक्टर पे कि प्राइमरी सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर क्या होगा। तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार इसमें, लेकिन आपको ये डेफिनेशन सही से ध्यान में रखनी है। तो प्राइमरी सेक्टर आप समझते हो। अब प्राइमरी सेक्टर में जनरली क्या बनता है, जनरली कच्चा माल बनता है, रॉ मटेरियल बनता है। रॉ मटेरियल ही तो बन रहा है, कॉटन बन रहा है। कॉटन किसके लिए रॉ मटेरियल का काम करेगा, कपड़ों के लिए। दूध किसके लिए एक रॉ मटेरियल का काम करेगा, घी, पनीर, इनके लिए। लकड़ी किसके लिए काम करेगी एज अ कच्चा माल, फर्नीचर बनाने के लिए। तो इसीलिए इस सेक्टर को हम क्या कहते हैं कि ये जो सेक्टर है ये सबके लिए बेस फॉर्म करता है। बेस फॉर्म क्यों फॉर्म करता है, क्योंकि इसमें सब चीज़ों के लिए रॉ मटेरियल्स बनते हैं। और साथ ही साथ इस सेक्टर में होने वाली ज़्यादातर काम जो होते हैं वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं, इसलिए हम इस सेक्टर को एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी बोलते हैं। आई होप आपका ये टॉपिक क्लियर है। अभी मूव ऑन करते हैं सेकेंडरी सेक्टर पे। तो आपने देखा था कि प्राइमरी सेक्टर में हमने लकड़ी बनाई थी, दूध मिला था हमको कॉटन मिला था। लेकिन अगर आप इनको मार्केट में बेचने जाओगे तो आपको कम प्राइस मिलेगा। लेकिन वहीं पर अगर आप ये करोगे कि कॉटन को कपड़े में बदल लोगे, लकड़ी को फर्नीचर में बदल लोगे, तो आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा प्राइस मिलेगा। तो हमने इनको कैसे बदला, कैसे बदला हमने कॉटन को कपड़े में, लकड़ी को फर्नीचर में, ये हम बदलते हैं सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर क्या किया जाता है, जो कच्चा माल होता है यानी रॉ मटेरियल, उसको हम मेनली क्या करते हैं, पक्के माल में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कॉटन से क्लॉथ बना देना, वुड से फर्नीचर बना देना, दूध से पनीर, घी बना देना। आप कभी दूध बेचने जाओगे तो 40-50 रुपये किलो बिकता है, लेकिन अगर घी बेचने जाओगे तो उसके प्राइस आज के टाइम पर 700-800 रुपये जा रहे हैं। तो बेसिकली सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर में हम क्या करते हैं, वो सभी एक्टिविटीज़ आती हैं जिसमें हम एक लेस वैल्यूएबल प्रोडक्ट को या फिर एक रॉ मटेरियल को एक मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट में या फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं, मैन्युफैक्चर करके। मैन्युफैक्चर कहाँ पे किया जाता है, फैक्ट्रीज़ में किया जाता है। तो जो सेकेंडरी सेक्टर होता है उसमें ज़्यादातर जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ में की जाती हैं, इसीलिए इस सेक्टर को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं। इसके एग्जांपल बहुत सिंपल है, शुगर केन से शुगर बनाना। शुगर कैसे बनती है भाई, भगवान तो दे नहीं जाते हैं, शुगर केन गन्ने से ही तो बनती है। तो गन्ना क्या है, रॉ मटेरियल, कच्चा माल हो गया, और पक्का माल हमारी शुगर हो गई। कपड़ा क्या है, कपड़ा हमारा पक्का माल हो गया, दैट इज मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट। और कॉटन क्या हो गई, हमारी लेस वैल्यूएबल प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल हो गया। आई होप ये भी क्लियर होता है। मूव ऑन करते हैं थर्ड पे, दैट इज टर्सरी सेक्टर। आपने देखा होगा कई सारी ऐसी एक्टिविटीज़ है जहाँ पर कुछ भी नया बन नहीं रहा है। लाइक आप बैंक में जाओगे तो वहाँ कुछ नहीं बन रहा है, वहाँ पर आप ही के पैसे आपको दिए जा रहे हैं। आप ट्रांसपोर्टेशन में जाओगे तो बस आपको एक जगह से दूसरी जगह छोड़ रहे हैं, आपका कुछ नहीं बन रहा, कोई भी नई चीज़ नहीं बन रही है। तो कई सारी ऐसी एक्टिविटीज़ है जहाँ पर कुछ नया नहीं बनता है, लेकिन फिर भी वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो क्या करती हैं, वो एक सपोर्ट का काम करती हैं प्राइमरी और सेकेंडरी को। जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बैंकिंग हो गया। सपोज करो आप प्राइमरी सेक्टर के बंदे हो, आपने अपने खेत से कॉटन को उगाया, अब आपको कॉटन को फैक्ट्री तक पहुँचाना है। कैसे जाओगे, अपनी पीठ पे तो नहीं ले जाओगे इतने सारा, तो वहां से आएगा ट्रक, ट्रक बोलेगा मैं हूं ना, और वो ट्रक किसके अंदर आएगा,
टर्सरी सेक्टर के अंदर आएगा। अगर आपको पैसे चाहिए वहाँ से आएगा बैंक टर्सरी सेक्टर से, वो बोलेगा मैं हूँ ना, तो वो किसके अंडर है, टर्सरी सेक्टर। टर्सरी एक सेक्टर के अंदर वो सभी एक्टिविटीज़ आती हैं जो क्या करती हैं, एक सपोर्ट का काम करती हैं प्राइमरी और सेकेंडरी को, और इनके अंदर कोई भी नई रिसोर्स नहीं बनते हैं, गुड्स नहीं बनते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये सेवा प्रदान करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, बैंकिंग सर्विस, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस। जैसे आपको कस्टमर केयर का फ़ोन आता है ना, तो कस्टमर केयर किस चीज़ का एग्जाम्पल है, टर्सरी सेक्टर का एग्जांपल है। और टर्सरी सेक्टर के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, जैसे एक प्लम्बर जो हो गया, नल सुधारने वाला, इलेक्ट्रीशियन हो गया, वो भी टर्सरी सेक्टर के अंदर ही आएगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होती है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर आपको क्लियर होते हैं। मैंने स्टार्टिंग में एक लाइन कही थी दैट ऑल दीज थ्री सेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, तीनों एक दूसरे पर रिलेटेड हैं, अगर एक नहीं रहेगा तो बाकी दो भी नहीं रहेंगे। बहुत ऑब्वियस सी बात है, अगर प्राइमरी सेक्टर में आप कॉटन नहीं ग्रो करोगे तो सेकेंडरी सेक्टर में कपड़े किसके बनाओगे, और जब सेकेंडरी सेक्टर में कपड़े ही नहीं बनेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन किस चीज़ का करोगे, किस चीज़ के लिए लोगों को पैसे दोगे। सिंपल सी बात है। इसीलिए हम कहते हैं कि एक सेक्टर नहीं रहेगा तो बाकी दो भी नहीं रहेंगे, एक सेक्टर का लॉस यानी बाकी दो सेक्टर का भी लॉस होगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होती है। अब जैसा हमने बात किया कि हर सेक्टर में कुछ कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, तो कुछ कुछ पैसा भी बनता होगा हर सेक्टर में, ज़रूर कुछ ना कुछ प्रोडक्शन होता होगा प्राइमरी में, सेकेंडरी में और टर्सरी में, डेफिनेटली होता होगा। तो इसी के थ्रू हम जाते हैं हमारे कॉन्सेप्ट जीडीपी पर। देखो क्या होता है, हर सेक्टर में जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम देखते हैं फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को। फाइनल वैल्यू का मतलब है एक बिस्किट का पैकेट 5 रुपए का है तो वो उसकी फाइनल वैल्यू है। फाइनल वैल्यू का मतलब हम बीच की चीज़ों को इग्नोर करते हैं और जो फाइनल प्राइस निकलती है किसी सामान की उसी को हमेशा लेते हैं जब भी हम प्रोडक्शन को कैलकुलेट करते हैं या जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि सपोज करो एक बिस्किट का पैकेट अगर 5 रुपए का है, 10 रुपए का है, तो उसमें ऑलरेडी आटे के प्राइस, पैकिंग के प्राइस, शक्कर के प्राइस ऑलरेडी उसके अंदर जुड़े हुए हैं, यहाँ तक कि टैक्स भी उसके अंदर जुड़ा हुआ होता है। इसलिए हमको उसको अलग अलग करके जोड़ने की ज़रूरत नहीं होती कि अच्छा बिस्किट बना तो आटा इतना हो गया, पैकिंग इतना हो गया, इसमें इतना ट्रांसपोर्टेशन इतना, नहीं भाई, जो बिस्किट का पैकेट है उसमें सारे कॉस्ट जुड़े हुए हैं। तो जब भी हम देखते हैं कि हमको किसी भी सेक्टर का प्रोडक्शन निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, उस सेक्टर के फाइनल वैल्यू निकालते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, और उसके बाद हम क्या करते हैं, तीनों सेक्टर में जो जितना भी प्रोडक्शन आया उसको जोड़ देते हैं। तीनों सेक्टर में जितना भी प्रोडक्शन आया उसको जोड़ देते हैं और वो हमें बताता है इस एक देश की जीडीपी एक साल की। सिंपल, अगर मैं बहुत रैंडम तरीके से आपको बताऊं, सिंपल तरीके से, सपोज करो प्राइमरी सेक्टर में प्रोडक्शन हुआ 5, कुछ भी नहीं बोला, कोई यूनिट नहीं, सिर्फ 5। सेकेंडरी सेक्टर में एक साल के अंदर प्रोडक्शन हुआ 5 और टर्सरी सेक्टर में एक साल के अंदर प्रोडक्शन हुआ 5, तो देश की जीडीपी कितनी हो जाएगी एक साल की, 5 + 5 + 5 दैट इज 15 इज द जीडीपी। वैसे तो मैंने बहुत बड़ी बोल दी है, जीडीपी 15 नहीं होती हमारे देश की जीडीपी, हम लोग बहुत परसेंट में लेकर चलते हैं और ग्रोथ में भी हम परसेंट में ही लेकर चलते हैं। तो ओवरऑल लेकिन जीडीपी कैसे निकली आपको क्लियर होता है कि तीनों सेक्टर में जो प्रोडक्शन हुआ है उसको अगर हम जोड़ देंगे एक साल का तो वो हमारा क्या बता देगा, हमको जीडीपी बता देगा। अब जीडीपी का रोल क्या होता है, जितनी ज़्यादा जीडीपी उतनी बड़ी एक देश की इकॉनमी। अगर मैं बोलूँ कि भारत की जीडीपी बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब भारत की इकॉनमी बहुत बड़ी है। अगर मैं बोलूँ भारत की जीडीपी बहुत कम है तो इसका मतलब भारत की इकॉनमी भी बहुत कम है। और जीडीपी को कैलकुलेट कौन करता है, इसकी जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, अलग अलग डिपार्टमेंट बना रखे हुए हैं, वो लोगों को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि वो लोग क्या करेंगे, जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे। अब अगर आप बुक में देखने जाओगे तो एक आपको वहाँ टॉपिक मिलता है कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स, यानी कि जहाँ पर हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर को कंपेयर करते हैं पुराने टाइम से और आज के टाइम से। तो अगर आप उस ग्राफ को देखोगे जो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है, तो आप देखोगे 1970 के टाइम पर देश में किसका बोलबाला था, प्राइमरी सेक्टर का बोलबाला था। जो भी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था वो मेनली प्राइमरी सेक्टर का ही था। लेकिन आज के टाइम पर क्या हो रखा है, आज के टाइम पर चीज़ें बदल गई हैं। प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कम हो गया है और टर्सरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसका मतलब है कि पिछले कुछ टाइम के अंदर क्या हुआ है, टर्सरी सेक्टर ने बहुत तगड़ी ग्रोथ पकड़ी है। टर्सरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस देश के अंदर बढ़ती चली गई है। यहीं से आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक कि वो क्या कारण है जिसकी वजह से जो टर्सरी सेक्टर है, जो हमें सेवा प्रदान करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, इसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा हुई है इंडिया में। इसके कुछ कारण हैं जिसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहला जो कारण ये है कि टर्सरी सेक्टर के अंदर जनरली वो एक्टिविटीज़ आ जाती हैं बहुत सारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है एक देश के लिए, इनके बिना एक देश को चला पाना बहुत मुश्किल है, जिसकी वजह से इन एक्टिविटीज़ की लगातार ग्रोथ होती चली जाती है और अल्टीमेटली टर्सरी सेक्टर की भी ग्रोथ हो जाती है। जैसे बैंकिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये वो डॉक्टर हो गया, पुलिस हो गया, आर्मी हो गया, ये सभी वो चीज़ें हैं जिनके बिना एक देश नहीं चलाया जा सकता और ये सभी टर्सरी सेक्टर के अंदर आती हैं। तो ये जो जितनी भी चीज़ें मैंने बताई इनकी ग्रोथ
ग्रोथ तो कभी नहीं रुकने वाली है, इनको तो लेकर सरकार हमेशा कुछ ना कुछ कदम उठाती रहेगी, जिसकी वजह से ओवरऑल टर्सरी सेक्टर की भी ग्रोथ बढ़ती चली जाती है। दूसरा ये है कि जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती चली जाती है, लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जीवन जीने का तरीका, वो भी बदलता चला जाता है। जैसे अगर आप पहले 5 रुपये कमा रहे थे तो आप नोकिया का फ़ोन चला रहे थे, आज आप 5 लाख रुपए कमा रहे हो तो आप आईफोन चला रहे हो। तो आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बदला है। पहले 5 रुपये कमाते थे तो कहीं भी ढाबे पर खा लिया करते थे, आज 5 लाख कमा रहे हो तो आप 3 स्टार होटल 5 स्टार होटल में जाना प्रेफर करते हो, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना प्रेफर करते हो। तो इससे क्या हुआ है, जैसे जैसे लोगों की इनकम्स बढ़ी है, लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंप्रूव हुआ है, जिसकी वजह से लोगों ने कई सारी और सर्विसेज की डिमांड रखना शुरू कर दिया टर्सरी सेक्टर में, जैसे प्राइवेट रेस्टोरेंट्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट स्कूल्स, मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और भी कई सारी ऐसी सर्विसेज जो एक्सक्लूसिव होती हैं, जिसकी वजह से टर्सरी सेक्टर को ग्रोथ मिला है। तीसरा जो बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से टर्सरी सेक्टर ने ग्रोथ पकड़ा है, दैट इज़ द आईटी सेक्टर। जो आईटी सेक्टर है और जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सेक्टर है, पिछले कुछ सालों में इसने बहुत तगड़ी ग्रोथ की है, स्पेशली पिछले 20-30 सालों में। आज के टाइम पर तो ग्रोथ इतनी तगड़ी है कि आपने एआई के बारे में सुन लिया होगा, चैट जीपीटी के बारे में सुन लिया होगा, जिसकी वजह से जो ओवरऑल टर्सरी सेक्टर है उसको बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला है। क्योंकि क्या हुआ है, टर्सरी सेक्टर ने बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया है, बहुत ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं, जैसे टेली कम्युनिकेशन सर्विस, कस्टमर केयर सर्विस, इंजीनियरिंग सर्विस, जिसकी वजह से ओवरऑल टर्सरी सेक्टर को बूस्ट मिला है और टर्सरी सेक्टर ने ग्रोथ पकड़ी है। तो ये हमारे मेनली 3 रीज़न निकल कर आते हैं। एक और रीज़न में मेनली ये कहा जाता है कि जैसे हम कहते हैं ना कि तीनों सेक्टर एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, तो अगर हम एक सेक्टर को ग्रो करेंगे तो बाकी तो अपने आप ग्रो कर जाएंगे। तो वो एक और रीज़न ये दिया जाता है कि अगर हम प्राइमरी सेक्टर, पिछले कुछ सालों में क्या हुआ है, प्राइमरी सेक्टर में बहुत ज़्यादा हमने ध्यान दिया है, हमने टेक्नोलॉजी पर ध्यान दिया, मशीनरी पर ध्यान दिया, जिसकी वजह से अल्टीमेटली इसका फ़ायदा सेकेंडरी टर्सरी को भी हुआ और वहाँ पर भी उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ी। लेकिन ये जो 3 कारण आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये मेन 3 कारण है। अगर आपके पेपर में आते हैं तो आपको एज इट इज़ ये लिख देने हैं। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर हम एक और ग्राफ को देखेंगे जो अभी आपको दिखेगा, उसमें ये समझ आता है कि देश की जीडीपी में तो टर्सरी सेक्टर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है, लेकिन रोजगार देने में, एम्प्लॉयमेंट देने में टर्सरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कम है। यानी टर्सरी सेक्टर में लोग कम है लेकिन वहाँ पर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा वो दे रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि टर्सरी सेक्टर में इतना ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है। उसका कारण क्या है, क्योंकि हमारी जो भी सरकारें बनती हैं उन्होंने कभी टर्सरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर में लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश की ही रही है। तो अब सवाल खड़ा होता है कि कैसे लोगों के लिए और रोजगार के अवसर, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जाए। आपको ग्राफ से क्लियरली दिख रहा होगा यहाँ पर कि टर्सरी सेक्टर ओवरऑल आज भी बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट लोगों को नहीं देता है। आज भी बहुत ज़्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर पर ही डिपेंड करते हैं। तो हम इस टॉपिक में समझेंगे कैसे हम और ज़्यादा रोज़गार क्रिएट कर सकते हैं टर्सरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में, सो दैट लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले और ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है जो बढ़ती चली जा रही है देश में, इसको सॉल्व किया जा सके। तो पहली चीज़ तो आती है कि अगर सरकार चाहती है अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को ख़त्म करना और ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार देना, तो उसको एक चीज़ करनी पड़ेगी। पहली चीज़ क्या करनी पड़ेगी कि उसको फार्मर्स या जो प्राइमरी सेक्टर के लोग हैं उनकी ज़रूरतों पर फोकस करना पड़ेगा और उनको जो भी ज़रूरत है वो पूरी करनी पड़ेगी। जैसे कई सारी जगहों पर देखा जाता है, जो फार्मर्स होते हैं उनके पास ज़मीन है लेकिन ज़मीन को देने के लिए पानी नहीं होता है, जिसकी वजह से वो लोग खेती ही नहीं करते हैं। लेकिन अगर सरकार उन लोगों को इरिगेशन की सुविधा प्रदान करे, अगर सरकार उन लोगों को क्या करे, पानी की सुविधा प्रदान करे, तो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। कैसे? क्योंकि फिर वो फार्मर्स जो हैं वो क्या करेंगे, खेती करेंगे। जब वो खेती करेंगे तो उनको ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो उस जगह पर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस भी चलेगी जिससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। जब वो खेती करेंगे तो उनका माल किसी नई फैक्ट्री में भी जाएगा, तो नई नई फैक्ट्रीज भी ओपन होंगी जिससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। सेम चीज़ हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी बोल सकते हैं, बैंक के भी बोल सकते हैं कि अगर ये बैंक क्या करें, ये जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं इनकी जो नीड्स हैं, इनको पैसे की ज़रूरत है, इनको क्रेडिट देने के लिए, लोन देने के लिए उन एरियाज़ में जाकर खुद को इस्टेब्लिश करें जहाँ पर बैंक्स नहीं होते हैं और जहाँ पर लोगों को बहुत ज़रूरत है। तो उससे बैंकिंग सेक्टर में बहुत जॉब क्रिएट होंगी और साथ ही साथ जब कहीं पर बैंक सेटअप होगा तो उसके आसपास एक पूरा एरिया भी सेटअप हो जाएगा जिससे बहुत ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी। तो पहला पॉइंट ये निकलता है कि अगर हमको एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा फार्मर्स की डिमांड्स पर। फार्मर्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर मांग रहे हैं, एग्रीकल्चर वर्कर्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर मांग रहे हैं, उनकी डिमांड्स पर, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकें। अगर सरकार ये सारी चीज़ें करेगी तो आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। अगर इरिगेशन फैसिलिटी देनी है, पानी की सुविधा देनी है, तो पानी की सुविधा कैसे देंगे, डैम बनाकर या नहर बनाकर। जब डैम और नहर बनेगा तो लोगों को मजदूरी मिलेगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा। डैम और नहर बनेगी तो लोगों को तो जो गवर्नमेंट है उसको इंजीनियर की ज़रूरत पड़ेगी, तो इंजीनियरिंग में जॉब्स क्रिएट होंगी। उसके साथ ही साथ जब वो डैम बन जाएगा या नहर बन जाएगी तो उसको ऑपरेट करने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। तो आप सोच भी नहीं सकते कितना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकता है बस सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करके, दैट इज़ फोकसिंग ऑन द नीड्स ऑफ फार्मर्स।
और ये तो मैंने बोला ही था कि तीनों सेक्टर एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। तो जब आप प्राइमरी सेक्टर पर फोकस करोगे और उसकी ग्रोथ करोगे तो अपने आप सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर ग्रो करेंगे। दूसरा आता है कि कैसे हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें। आज के टाइम पर आप इंडिया में देखोगे कई सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं भी जाते हैं। तो अगर किसी तरीके से उन बच्चों को स्कूल भेजना शुरू किया जाए तो क्या होगा, उन बच्चों के लिए हमें और स्कूल बनाने पड़ेंगे, और फर्नीचर चाहिए पड़ेगा, और टीचर चाहिए पड़ेंगे, और ज़्यादा सर्विसेज चाहिए पड़ेंगी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकता है। माना जाता है कि सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में हर साल 20 लाख से ज़्यादा रोजगार क्रिएट हो सकता है अगर सरकार सही तरीके से फोकस करे। सिमिलर टूरिज्म सेक्टर में भी कहा जाता है कि अगर टूरिज्म सेक्टर पर सही से फोकस मारा गया तो मोर देन 35 लाख जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं। तो यही जो काम है ये किए जा सकते हैं सरकार के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार क्रिएट करने के लिए। कुछ काम पहले भी किए गए थे और लोगों को रोज़गार देने के लिए, स्पेशली गांव के लोगों को, और वो जो काम था वो था नरेगा। नरेगा बेसिकली एक एक्ट था जिसमें लोगों को काम करने की गारंटी दी गई थी। लोगों को बोला गया था कि आपका अधिकार है काम करना। नरेगा का फुल फॉर्म होता था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, और इसको बाद में बदल कर दिया गया महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसको लाया गया था 2005 में, और ये जो एक्ट था इसकी मदद से लोगों को राइट टू वर्क दिया गया था। राइट टू वर्क यानी काम करने का अधिकार। जब आप किसी को काम करने को अधिकार दे देते हो, जब आप किसी को काम करने का अधिकार दे देते हो, सपोज करो मुझे आपने काम करने का अधिकार दे दिया, तो मैं कल को उठ के सरकार को बोल सकता हूँ कि मुझे काम करने का अधिकार है, मुझे काम दो। तो सरकार ने लोगों को यही अधिकार दे दिया था। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नरेगा के अंदर क्या होता था, नरेगा के अंदर जो रूरल वर्कर्स हैं, स्पेशली जो नीडी वर्कर्स हैं जिनको काम करने की ज़रूरत है, उनको एक साल में 100 दिन का रोजगार दिया जाता था, 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट दिया जाता था, जिसके लिए उनको डेली वेजेस मिलते थे, कुछ कुछ पैसे भी मिलते थे, कुछ कुछ नहीं, अच्छे खासे पैसे मिलते थे, सो दैट वो अपने जीवन को आराम से चला सके। साथ ही साथ सरकार ये भी कहती थी कि अगर हम किसी साल में आपको रोजगार नहीं दे पाते हैं, सपोज करो किसी गांव में सरकार रोजगार नहीं दे पाई, तो वो सरकार की गलती मानी जाएगी, और ऐसे केस में सरकार को लोगों को क्या देना पड़ेगा, बेरोजगारी भत्ता, एक तरीके से कुछ ना कुछ पैसे देने पड़ेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस भी देने पड़ेंगे। इस एक्ट के तहत लोगों को बहुत फायदा हुआ, क्योंकि इस एक्ट में क्या होता था, लोगों को सच में काम दिया जाता था। क्या होता था, सपोज करो कोई गाँव है, तो गाँव में कोई नहर बननी है, गाँव में कोई डैम बनना है, तो हम बाहर से वर्कर्स नहीं बुलाते थे, फिर क्या करते थे, नरेगा के अंदर में ही इन्हीं गाँव के लोगों को काम दे दिया करते थे। 100 दिन का रोजगार, 150 दिन का रोजगार, जैसी ज़रूरत है उस हिसाब से दे दिया करते थे, और इन्हीं से काम चलाते थे। इससे इनको भी रोजगार मिलता था, और अपने गांव में जो भी बन रहा है उसकी वो चीज़ें भी बढ़िया होती थी। इसका एक और फ़ायदा था कि जो लोग थे उनको जनरली काम दिया जाता था उन्हीं के लोकल एरियाज़ में। तो जब लोग अपने एरिया का काम करते हैं लोकल एरिया में, तो वो लोग और डेडिकेशन से और ईमानदारी से काम करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो भी चीज़ बना रहे हैं वो कल को उन्हीं को काम आने वाली है। इसीलिए आप देखोगे पुराने टाइम की बिल्डिंग्स बहुत अच्छी चलती थी, क्योंकि उनके अंदर वो एक इमोशन था कि हम बना तो अपने लिए रहे। तो ओवरऑल जो नरेगा था वो स्टार्टिंग में जब लॉन्च किया गया था तो ये कम जगहों तक सीमित था। बाद में 2008 में इसको और ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट तक बढ़ा दिया गया था, और ये ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा एक्ट था जिसकी मदद से आज भी कई सारे लोगों को हर गांव के अंदर बहुत एम्प्लॉयमेंट मिलता है। अभी मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अभी तो हम बात कर रहे थे कि कैसे हम रोजगार के अवसर प्रदान करें, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें। अभी हम देखेंगे बेरोजगारी की समस्या और उसके टाइप्स को। बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी सिंपल रोजगार ना मिलना। एक आदमी को जॉब नहीं है, एक आदमी वेला बैठा हुआ है, तो वो आदमी बेरोजगार है। अब दो प्रकार के बेरोजगार होते हैं, दो प्रकार की अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन होती है, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। आपको अगर कोई बंदा दिख रहा है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये क्या है, रोड पे, सपोज करो रोड पे खड़े हुए हैं और सामने लिखे हैं आई नीड अ जॉब, तो इनको आप दूर से देखकर कह सकते हो इनके पास जॉब नहीं है या वेले हैं। तो ये क्या है, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में है, खुली हुई बेरोजगारी। खुली हुई बेरोजगारी वो स्थिति है जिसमें आप दूर से देखकर ही बता सकते हो कि ये बंदा अनएम्प्लॉयड है। कोई बंदा दिन भर किसी पेड़ के नीचे बैठा रहता है, कोई काम नहीं करता है, तो आप देख के कह दोगे यार ये बंदा वेला है, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट है। लेकिन लोग क्या हो गए आज के टाइम पर, चतुर हो गए हैं। वो लोग क्या कहते हैं, मैं अनएम्प्लॉयड तो हूँ लेकिन मैं दिखाऊंगा नहीं लोगों को कि मैं अनएम्प्लॉयड हूँ। वो लोग क्या करते हैं, ये प्रिटेंड करते हैं कि मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन असली में वो अनएम्प्लॉयड होते हैं। कैसे होते हैं उसके बारे में बताता हूँ। तो एक तरह की बेरोजगारी ऐसी होती है जिसमें लोग अपनी बेरोजगारी को छुपा लेते हैं। कैसे छुपा लेते हैं, सपोज करो मेरी एक यूट्यूब की टीम है जहाँ पर मेरा जो काम है वो सिर्फ 3 लोग कर सकते हैं, लेकिन 3 की जगह मैंने क्या किया, मेरे 2 दोस्त और आए और मैंने 5 लोगों को रख लिया। तो ऐसे में क्या हो गया, जो काम 3 लोग कर सकते थे अब वही काम 5 लोग कर रहे हैं। कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं मुझे ओवरऑल काम में, ओवरऑल आउटपुट में। तो ऐसे में ये जो 2 लोग होंगे ये क्या होंगे, जब आप दूर से देखोगे तो आप बोलोगे यार ये तो टीम का हिस्सा है, इनके पास रोज़गार है, बट रियलिटी में मुझे पता होगा कि इनका कोई खास कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, इनके पास रोज़गार नहीं है, यानी कि ये लोग छिपी हुई बेरोजगारी में होंगे। सिमिलर एक खेत का सीन दिया जाता है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक हल को चलाने के लिए यहाँ पर कितने लोग हैं,
5 लोग एक हल को चला रहे हैं, जबकि 2 से 3 लोग भी चला सकते हैं। सिमिलर एक कहानी ऐसी दी जाती है कि एक खेत में 3 लोग मिलकर काम करते हैं और 5 किलो चावल बनाते हैं। उस खेत में क्या हुआ, 2 लोग और आ गए, उन्होंने कहा यार हमको भी काम पर रख लो। तो अब क्या है, 5 लोग काम कर रहे हैं लेकिन चावल अभी भी 5 किलो ही बन रहे हैं। तो ऐसे केस में ये जो 2 लोग हैं जो एक्स्ट्रा आए हैं, जिनका कोई खास फायदा नहीं पड़ा है ओवरऑल प्रोडक्शन पर, ऐसे 2 लोगों को हम कहते हैं ये लोग हैं छिपी हुई बेरोजगारी। क्योंकि जब आप दूर से देखोगे तो आपको लगेगा कि 2 लोग खेत में काम कर रहे हैं, इनके पास रोजगार है, बट रियलिटी में खेत के मालिक को पता होगा कि इनके पास रोजगार नहीं है, ये कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं। तो छिपी हुई बेरोजगारी में क्या होता है, एक इंसान आपको दूर से लगता है कि उसके पास रोजगार है, अ पर्सन इज सीम्स टू बी एम्प्लॉयड, बट रियलिटी में उसके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होता। और ये सिचुएशन आपको जनरली कहाँ देखने को मिलेगी, जहाँ पर रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा वर्कर्स होते हैं। सपोज करो किसी जगह पे 5 लोग रिक्वायर्ड है, आप 8 लोग लेके बैठे हो, तो 3 लोग किस में है, हमारे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होती है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को अंडर अनएम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है और छिपी हुई बेरोजगारी भी कहा जाता है। छिपी हुई बेरोजगारी से याद रखो, क्लियर याद हो जाएगा, खुली बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी, ठीक है। अभी मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसमें हम समझेंगे ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्सेस अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इसमें आपको 2 कहानी देखने को मिलती है, जहाँ पर एक कहानी होती है एक औरत की जो ऑफिस में जाती है, काम करती है, जो सुबह 9 बजे जाती है, शाम में 5 बजे आ जाती है, उसको छुट्टी मिलती है प्रॉपर, उसको हर महीने की पहली डेट पे सैलरी मिल जाती है, उसको प्रॉपर वेकेशंस मिलते हैं, अलाउंसेस मिलते हैं, और अगर वो छुट्टी भी लेती है तो उसकी सैलरी नहीं कटती। वहीं पर एक और सिचुएशन देखते हैं, जहाँ पर एक बच्चा है जो फल की दुकान पे काम करता है। वो सुबह 7 बजे जाता है, 12-12, 14-14 घंटे काम करता है, जब तक उसका मालिक चाहे। उसको अगर जिस दिन वो काम नहीं करेगा उस दिन के पैसे नहीं मिलते हैं, उसको ऐसी वेकेशंस नहीं मिलती हैं, दिवाली की कोई खास छुट्टी नहीं मिलती है, ना ही कोई बोनस मिलता है, और मालिक जब चाहे उसे निकाल सकता है। इस बेसिस पे हम ये तय करते हैं कि जो ये दोनों लोग हैं, ये बच्चा जो फल की दुकान पे काम कर रहा है, और ये जो औरत जो ऑफिस में काम कर रही है, ये दोनों अलग अलग सेक्टर्स को बिलोंग करते हैं। एक बिलोंग कर रहा है ऑर्गेनाइज सेक्टर को, एक बिलोंग कर रहा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर को। अब देखो वर्ड से ही समझो, ऑर्गेनाइज यानी कि जहाँ पर सब कुछ सिस्टमेटिक होगा, और अनऑर्गेनाइज जहाँ पर सब कुछ सिस्टमेटिक नहीं होगा। तो फल की दुकान पे सब कुछ सिस्टमेटिक नहीं है, मालिक ही भगवान है। मालिक को लगता है कि अपुनिच भगवान है, वो जब चाहे नौकर को निकाल देगा। लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर में सब कुछ सिस्टमेटिक है, वहाँ पर मालिक ही भगवान नहीं है, वहाँ पर क्या है, सब चीज़ें सिस्टम के हिसाब से, रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलती है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में बेसिकली क्या होता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होते हैं वो रेगुलर होते हैं, जिसकी वजह से लोगों को एश्योर्ड वर्क मिलता है। टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब, जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको एक प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, जिसमें लिखा होगा कि आपको ये एम्प्लॉयमेंट की शर्तें हैं, इस तरीके से काम करना है, और आपको किसी भी बेफिजूल के कारण के लिए हम निकालेंगे नहीं। तो इसमें क्या है, आपको एश्योर्ड वर्क मिलता है। साथ ही साथ जो इस सेक्टर में, ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती हैं, और गवर्नमेंट इनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, जिनको फॉलो करना कंपलसरी होता है। साथ ही साथ क्या होता है, यहाँ पर हर चीज़ को लेकर फॉर्मल प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स होते हैं। आप कुछ भी काम कराने जाओगे या कुछ भी करने जाओगे तो वहाँ पर प्रॉपर प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स होते हैं। आप किसी बैंकिंग में जॉब करने में जाओगे तो वहाँ पर क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ज्वाइनिंग होती है, ट्रेनिंग होती है। लेकिन आप किसी फल की दुकान पर जाओगे, देयर इज़ नथिंग लाइक ट्रेनिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। वो कुछ नहीं कहेगा, वो कहेगा कल से आ जाओ, लग जाओ, ठीक है। तो एक और चीज़ क्या होती है ऑर्गेनाइज सेक्टर में, यहाँ पर सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट होती है। सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब आपको बेफिजूल के कारणों पर निकाला नहीं जा सकता, या फिर ये कहकर कि अरे यार अभी अर्निंग नहीं हो रही है तो आप चले जाओ, बाद में आना, ये सब कारण से नहीं निकाला जाता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या है, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलर है। साथ ही साथ जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, यहाँ पर हर चीज़ के लिए प्रॉपर प्रोविजंस होते हैं, हर चीज़ के लिए प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि आपको कितने घंटे काम करना है, किस किस दिन आपकी छुट्टी मिलेगी। जितने भी लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं वो उनसे कभी पूछेगा तो वो बताएंगे कि उनकी हर साल की छुट्टियां फिक्स होती हैं कि इतनी छुट्टियां आपको मिलेंगी, इतनी छुट्टियां आपको फेस्टिवल्स की मिलेंगी, ये बोनस मिलेगा उनको। तो ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज सेक्टर में होती हैं। जैसे एक केंद्रीय विद्यालय का टीचर है तो उसको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन वहीं पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट। तो जस्ट अपोजिट यानी कि जो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो रेगुलर नहीं होंगे, जिसकी वजह से बंदे को कभी भी निकाला जा सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि उसका कोई एश्योर्ड वर्क नहीं है। यहाँ पर जो सरकार है, सरकार के कंट्रोल में नहीं होती है वो एक्टिविटी। सरकार भले ही कानून तो बनाकर रखे हुए हैं, लेकिन जो मालिक होता है वो कहता है अपुनिच भगवान है, वो सरकार के कानून वानून कुछ नहीं मानता। आपने कितनी सारी ऐसी दुकानें देखी होंगी जहाँ पर 12-12 साल के बच्चे काम कर रहे हैं, जबकि सरकार का कानून है कि 14 साल से बच्चे नहीं करेंगे काम, लेकिन मालिक कहता है अपुनिच भगवान है, जैसा चलाना है चलाऊंगा, ठीक है। तो ये जो सेक्टर होता है अनऑर्गेनाइज, यहाँ पर सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो डायरेक्टली किसके कंट्रोल में होती हैं, वही मालिक के कंट्रोल में होती है। गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, लेकिन जनरली उनको फॉलो नहीं किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर कोई भी फॉर्मल प्रोसीजर्स नहीं होते। जैसे मैंने बोला, यहाँ पर कोई ट्रेनिंग वेरिफिकेशन ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर कोई सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है। आपको कभी भी चाहे तो वो निकाल सकता है, मालिक कभी भी निकालेगा। उसको अगर लगता है कि आप अच्छे से काम नहीं कर रहे हो या अभी
अच्छी अर्निंग नहीं हो रही है तो वो आपको निकाल देगा। और साथ ही साथ यहाँ पर कोई ऐसा नहीं होता है कि आपको फिक्स आवर में काम करना होता है या आपको इस दिन की हॉलीडे होगी, कुछ सिस्टम नहीं होता है ऐसा। आपको हर रोज़ आना है, हर रोज़ काम करना है और मालिक चाहेगा तभी छुट्टी मिलेगी, अदरवाइज छुट्टी नहीं मिलेगी। और जिस दिन छुट्टी मिलेगी उस दिन के पैसे नहीं देते हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होती है। तो बेसिकली अगर पेपर में आता है तो आपको सिर्फ दो सिचुएशन इमेजिन करनी है, अपने आसपास का कोई गवर्नमेंट टीचर या और अपने आसपास का कोई दुकान पे काम करने वाला बंदा, दोनों को इमेजिन करना और सोचना कि भाई दोनों की सिचुएशन कैसी है और लिख देना पेपर में। इसको याद भी करने की ज़रूरत नहीं है। एक और जो तरीका होता है जिसमें हम जो सेक्टर्स है उनको क्लासिफाई करते हैं इकोनॉमिक सेक्टर्स को, वो होता है पब्लिक और प्राइवेट। आई थिंक सो ये हम रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में भी पढ़ के आए हैं चैप्टर में। अगर आपने वो वीडियो देखी है, नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर हम बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी। पब्लिक सेक्टर में हम बोलते हैं वो सभी चीज़ें आ जाती हैं जिसमें जिनमें जिन वो सभी चीज़ें आ जाती हैं जिन एक्टिविटीज़ का मालिक या जिन चीज़ों का मालिक कौन होता है, गवर्नमेंट होती है, और जो पब्लिक के वेलफेयर के लिए अवेलेबल होती है। जैसे पब्लिक पार्किंग हो गई, पब्लिक पार्क्स हो गए, पब्लिक प्लेग्राउंड हो गए। तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, पब्लिक सेक्टर में आएंगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट की है और गवर्नमेंट ने इसको सबके लिए छोड़ रखा है। ठीक है। और इस सेक्टर में क्या होता है, पब्लिक सेक्टर में जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं की जाती हैं, जैसे मैंने बोला वेलफेयर के लिए की जाती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट तो ऑलरेडी हमसे क्या ले रही है, टैक्स ले रही है, तो अब वो हमसे अलग से प्रॉफिट नहीं कमाती है। तो पब्लिक सेक्टर में जो एक्टिविटीज़ आती हैं वो प्रॉफिट के लिए नहीं होती हैं, दे आर फॉर वेलफेयर, क्योंकि गवर्नमेंट ऑलरेडी हमसे टैक्स ले रही है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर में जो भी एसेट्स होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स, किसी प्राइवेट कंपनी या किसी प्राइवेट इंसान के हाथ में होती हैं। और यहाँ पर जो भी ज़्यादातर एक्टिविटीज़ होती हैं वो किस लिए होती हैं, फॉर प्रॉफिट होती हैं। इसका सिंपल एग्जांपल मैं बहुत बार देता हूँ। आप कभी भी एक जगह पर चले जाना, कोई पब्लिक टॉयलेट है, कोई प्राइवेट, कोई ऐसी टॉयलेट है जो एक प्राइवेट बंदा चला रहा है, प्राइवेट कंपनी चला रही है, दोनों में आपको फ़र्क देखने को मिल जाएगा। दोनों के प्राइजेस अलग होंगे। पब्लिक टॉयलेट में आपको फ्री एंट्री होती है, प्राइवेट टॉयलेट में आपको 20-30 रुपये एंट्री लेगा। पब्लिक पार्किंग और प्राइवेट पार्किंग में चले जाओ, पब्लिक पार्किंग के आपको 5 रुपये 10 रुपये लगते हैं, लेकिन प्राइवेट पार्किंग के वो आपको 50 रुपये ले लेगा एक छोटी सी रसीद काटने के। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का मेन काम है कि वो प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि वो तो आपसे टैक्स ले नहीं रहे। लेकिन जो पब्लिक सेक्टर है उसका मेन काम है कि गवर्नमेंट जो पब्लिक है उसका वेलफेयर करना, क्योंकि वो आपसे टैक्स ले रहे हैं। तो आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर होती है। तो अब एक चीज़ तो आपको क्लियर हो जाती है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर क्या होता है। अब एक और इंपॉर्टेंट इशू जो डिस्कस करने वाला है वो है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बंदे हैं, यानी जो फल की दुकान पे काम करने वाला, सब्जी की दुकान पे काम करने वाला, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सिर्फ कुछ लोग नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ही बिलोंग करते हैं। तो हमको ये पता है कि ये लोग बहुत सफ़र करते हैं, क्योंकि इनको कोई भी सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं होती, कुछ भी फिक्स नहीं होता है इनके लिए। तो अब सवाल आता है कैसे हम इनकी हेल्प कर सकते हैं, कैसे सरकार इनकी हेल्प कर सकती है जो बंदे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो इसकी हेल्प करने के लिए कुछ चीज़ें सरकार कदम उठा सकती है, जो उसे उठाने भी चाहिए, पर नहीं उठाएगी वो अलग बात है, लेकिन हमको डिस्कस करना पड़ेगा। तो वो कौन से कदम है जो वो कौन सी कदम है जो सरकार उठा सकती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बंदों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहली चीज़ सरकार क्या कर सकती है, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकती है और कंपलसरी कर सकती है कि इनको सबको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस कि कितने घंटे एक बंदे को काम करना है, उसके वर्किंग आवर्स जो है वो फिक्स हो जाएंगे। क्योंकि क्या होता है जनरली जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें मनचाहा काम करा लेता है मालिक। ठीक है। तो सरकार एक वर्किंग आवर्स फिक्स कर सकती है, सरकार मिनिमम वेजेस फिक्स कर सकती है कि कम से कम इतना पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा। अगर एक बंदा आपकी दुकान पर, आपकी कंपनी में काम कर रहा है तो आपको एटलीस्ट इतना पैसा तो उसको देना ही देना है। साथ ही साथ सरकार क्या कर सकती है, जो लोग जिनको ज़रूरत है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, जो लोग चाहते हैं कि खुद का स्टार्टअप करें या खुद का कोई बिजनेस सेटअप करें, उन तक लोन पहुंचा सकती है चीप इंटरेस्ट रेट पर, सो दैट उन लोगों को हेल्प मिलेगी और वो लोग आत्मनिर्भर बन पाएंगे, वो लोग खुद से चीज़ों को कर पाएंगे, सो दैट उनका जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इतना एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वो नहीं होगा। आज के टाइम पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इतना एक्सप्लॉयटेशन क्यों हो रहा है, उसकी रियलिटी ये है क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इतनी भीड़ है, इतनी ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि मालिक को पता है कि मैं एक को निकालूंगा 10 खड़े हो जाएंगे, इसीलिए वो जैसे मन चाहे काम कराता है। लेकिन अगर वही ये जो लोग हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ये खुद का बिजनेस खोलेंगे, खुद का कुछ करेंगे, सरकार अगर इन्हें लोन देगी तो फिर उनको समझ में आएगा मालिक को कि भाई अब लिमिटेड लोग हैं, तो वो उनको अच्छे से इज्जत भी देंगे, अच्छे से काम भी कराएंगे। तीसरी चीज़ क्या कर सकती है, जो बहुत ज़रूरतमंद लोग हैं, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरतमंद लोग हैं, उनके लिए सरकार जो बेसिक सर्विस है वो प्रोवाइड कर सकती है फ्री ऑफ कॉस्ट या एट वेरी लो प्राइजेस। जैसे कि जो हेल्थ सर्विसेज है, एजुकेशन सर्विसेज है, फूड सर्विसेज है, वो बहुत ही चीप प्राइसेस पर प्रोवाइड कर सकती है। इससे उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अभी रिसेंटली आपने एक वीडियो भी देखी होगी जहाँ पर एक बंदा टमाटर लेने जाता है और वो निराशा के साथ वापस आता है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो टमाटर खरीद कर लोगों तक बेच सके। तो सोचो, सब्ज़ी वाले के पास ही इतने पैसे नहीं थे कि वो सब्ज़ी खरीद कर लोगों तक बेच सके। तो ऐसे लोगों के लिए सरकार बहुत कुछ कदम उठा सकती है अगर चाहे तो, और अगर
नहीं करना है तब तो फिर सरकार को कोई फोर्स कर ही नहीं सकता है। तो यहाँ तो हमारा ख़त्म होता है टॉपिक एंड चैप्टर सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। आई होप आपको ये चैप्टर समझा होगा, आपको ये चैप्टर में क्लैरिटी मिली होगी। अगर नहीं मिली है तो आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर मैं आपको डाउट्स क्लियर कर दूंगा। इस चैप्टर के नोट्स आपको कहाँ पर मिलने वाले हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेंगे। टेलीग्राम पर आ जाना, वहाँ पर भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करो, वहाँ पर डेली अपडेट्स या कुछ ना कुछ अपडेट्स मैं डालता रहता हूँ, पीडीएफ्स भी डाल देता हूँ कभी कभी। अभी पेपर आएंगे तो वहाँ पर आपकी 1 मार्कर सीरीज़ भी डालूंगा, 2 मार्क क्वेश्चंस भी डालूंगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू।